निर्देश दिए। कहा, राज्य के सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन, अवैध कब्जों को हटाने की दिशा में की जाएगी कार्रवाई। देहरादून के नरेंद्र नगर में 24 और 25 मई को होगी G20 देशों की बैठक। विदेशी डेलीगेट्स का एक ग्रुप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा और सभी का प्रारंभिक तौर पर किया गया स्वागत। देहरादून में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 25 मई को पंचायत का होगा आयोजन। सीएम धामी ने जांच के दिए निर्देश। नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। धर्म नगरी हरिद्वार में सरकारी संपत्तियों पर बनी अवैध मजार और मंदिरों को हटाया गया है और साथ ही अवैध मजार और मंदिरों को हटाने का नोटिस भी दिया गया है। जल्द ही इन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरिद्वार वन विभाग ने हर की पौड़ी के पास राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थापित प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के साथ हरिद्वार इंडस्ट्री एरिया के पास राजाजी टाइगर रिजर्व में बनी मजार को भी नोटिस दिया गया है। इसको देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन कोई कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है और जिलाधिकारी धीराज सिंह गरव्यान ने कहा है कि सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान काफी समय से चलाया जा रहा है और सरकारी संपत्तियों पर किए गए अवैध कब्जों का वेरिफिकेशन करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो निर्णय उस समय लिए गए उसको कैसे सीधे इम्प्लीमेंट करना उस संबंध में मैंने ले रहा हूँ। उसमें जितने डिपार्टमेंटों ने बजट की डिमांड की है तो उन लोगों को कह रहे हैं कि जो शासन को डिमांड हम लोगों ने भेजी है उसमें CCFP के प्रत्याशा में टेंडर करना और काम करना शुरू। ये अभियान काफी दिनों से चल रहा है और उसको कंटिन्यूएशन में लाना है। तो जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों में अवैध रूप से निर्माण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उनको हटाया जाना है। और साथ ही साथ आज ये भी डायरेक्शन हम लोग को मिले हैं कि आउटसाइडर्स जो जमीनें यहाँ पे खरीदेंगे तो उनका पहले हम लोग वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप उनका रजिस्ट्री वगैरह। इसी बीच रुक करते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि उत्तराखंड के चमोली से है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद मेघा पाटकर का हुआ है विरोध। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जोशीमठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है विरोध। काले झंडे दिखाकर तहसील में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है हंगामा। जोशीमठ में चल रहे आंदोलन के समर्थन में पहुंची थी मेघा पाटकर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पर आरोप। वहीं आरोप लगाते हुए कहा, नगर के व्यवसाय को खत्म करने की हो रही है कोशिश और इसलिए मजबूरन करना पड़ेगा मेघा पाटकर का विरोध। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के चमोली से है। आपको बता दें, प्रसिद्ध पर्यावरणविद मेघा पाटकर का हुआ है विरोध और जोशीमठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है विरोध। आपको बता दें, विरोध करते हुए काले झंडे दिखाकर तहसील में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है और साथ ही जोशीमठ में चल रहे आंदोलन के समर्थन में वहीं पहुंची थी मेघा पाटकर। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पर आरोप और साथ ही आपको बता दें, आरोप लगाते हुए नगर के व्यवसाय को खत्म करने की हो रही है कोशिश, ऐसा आरोप लगाया है और साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए मजबूरन करना पड़ेगा मेघा पाटकर का विरोध। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उत्तराखंड के आपको चमोली से बता रहे हैं, जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद मेघा पाटकर का हुआ है विरोध करते हुए जोशीमठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, जो कि काले झंडे दिखाकर तहसील में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है हंगामा।
और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि देहरादून से है। G20 समिट की दूसरी बैठक की तैयारी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र पर होगा मंथन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि गंगा की दिव्यता को महसूस करेंगे विदेशी मेहमान और पहाड़ की संस्कृति को महसूस करेंगे विदेशी मेहमान। आपको बता दें कि नरेंद्रनगर में होने जा रही है G20 की दूसरी बैठक और 24 और 25 मई को होगी G20 की दूसरी बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उत्तराखंड के देहरादून से बता रहे हैं, जो कि G20 समिट की दूसरी बैठक की तैयारी चल रही है और तैयारी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र पर होगा यह पूरा मंथन। बैठक में आपको बता दें, गंगा की दिव्यता को महसूस करने आए हैं विदेशी मेहमान और पहाड़ की संस्कृति को महसूस करेंगे विदेशी मंत्री। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है और रुक कर लेते बड़ी खबरों की तरफ। आमजन से संवाद करेगी समिति। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, समान नागरिक संहिता राजनीतिक दलों से होगा संवाद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से है। बता दें कि समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति 24 और 25 मई को संवाद करेंगे और राजनीतिक दल और आमजन के साथ जन संवाद करेगी स्थापित। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बता रहे हैं, जो कि 24 मई को विभिन्न आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी और बैठक के बाद होगा जनसंवाद कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उत्तराखंड के देहरादून से बता रहे हैं, जो कि आमजन से संवाद करेगी समिति और समिति समान नागरिक संहिता वही राजनीतिक दलों से होगा संवाद और समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट बनाने के लिए संवाद स्थापित करेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी माल रोड में चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से मसूरी मॉल रोड में चल रहे सुधारीकरण के कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई और मॉल रोड पर जगह जगह पड़े मलबे को हटाने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि मॉल रोड मसूरी का हार्ट है और ऐसे में पर्यटन सीजन को देखते हुए जहां जहां आवश्यक है उन जगहों पर जल्द से जल्द कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पर्यटकों को होटल व्यवसायों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहां के दुकानदारों ने निवेदन किया था कि उसकी बार बार रेयर लगने से उसकी हाइट इतनी ऊंची हो गई कि पानी जो है दुकानों का लेवल नीचे हो गया और सड़क ऊपर हो गई है। बरसात में पानी दुकानों में घुस जाता है। तो हमने 8 करोड़ रुपया एमडीडीए से ट्रूडी को दिया और उसको काम को शुरू हुए आज कई महीने हो गए, काम पूरा नहीं हुआ है। टूरिस्ट सीजन चल रहा है, मसूरी का जो पीक सीजन है वो शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वहां के दुकानदारों में आम जनता में बड़ा रोष है। आज मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को, विभाग के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों पर बुलाया था। मैंने उनसे कहा कि आप डे नाइट काम कीजिएगा और 4 दिन के अंदर उसमें इस लायक कर दीजिएगा कि लोग चल सके और बाकी काम आप बाद में करिएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और शरीर को गर्मी से बचाने की कोशिश करता है, उसके कारण वाष्पीकरण की क्रिया के कारण शरीर के पानी और लवण्य वह जो है वो वातावरण में चला जाता है और शरीर में इसकी कमी हो जाती है। उसके कारण जो लवण्य हमारे शरीर में होते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर देहरादून में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग के अलावा कृषक और स्टेक होल्डर मौजूद रहे और इस मौके पर कृषकों और स्टेक होल्डरों के बीच एमओयू साइन हुआ और वहीं जैव विविधता को नोडल बोर्ड बनाया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 2006 में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था और लेकिन आज तक उसकी एक भी बैठक नहीं हो पाई थी और इस बैठक में शेयरिंग फंड पर चर्चा हुई है, जिसमें यह तय हुआ है कि 5 करोड़ की लागत से हर्बल मिशन का निर्माण किया जाएगा और साथ ही टेस्टिंग लैब भी स्थापित की जाएगी। जो ज़्यादा जो डिस्कशन की बात आई सामने कि वन विभाग जो है वो कैसे
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कैसे मदद कर सकता है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे उनको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से जोड़ सकते हैं। तो इन मुद्दों पे बात हुई और इसमें वन विभाग का जो सहयोग है वो रहेगा हमेशा। कुल मिलाकर के जैव विविधता का मानवता को बचाए रखने के लिए जैव विविधता की बहुत बड़ी आवश्यकता है और बहुत बड़ा उसका रोल है। और जैव विविधता संरक्षण पर हम सब लोगों को बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। तो आज इसको लेकर पहली बार इस राज्य में इस जो फार्मर्स की और इंडस्ट्रिस्ट की एक आमंत्रित करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो एक यहाँ पर जो समस्याएं सामने आई, खासकर एक शेयरिंग फंड है जो कि 2006 में राज्य में जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ था, लेकिन आज तक उस शेयरिंग फंड का कहीं पर उपयोग नहीं किया जा सका और न कभी इस तरह की बैठक हुई। तो ये पहली बैठक थी 17 सालों में जिसमें स्टेक होल्डर्स यानी फार्मर्स और इंडस्ट्रिस्ट, जो उत्पादक और कंज्यूमर जो अपनी इंडस्ट्री में कंज्यूम करता है उसके उत्पाद को, उनको लेकर के बैठक हुई। तो हमने ये निर्णय लिया, एक तो धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों का गंगा में डूबने का सिलसिला लगातार चल रहा है। दरअसल 4 धाम यात्रा को देखते हुए भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, जिस पर यात्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं प्रामर्थ निकेतन घाट पर एक युवक गंगा को पार करने की कोशिश में गंगा के बीच में जाकर लहरों में फंसकर डूबने लगा है, और जिसके बाद घाट पर मौजूद जल पुलिस के गोताखोर और विक्रांत ने गंगा में छलांग लगाकर बड़ी मशक्कत के बाद युवक को सकुशल बचाया। आज से 2000 रुपए के नोट को बदलने की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार के सभी बैंकों के खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज करने के लिए बैंक पहुंचने लगे हैं। रिजर्व बैंक ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की शाखा शिवालिक नगर के अमन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंकों में एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और न ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक बार में आप 2000 के रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मेरा नाम अमन यादव है, मैं यहाँ मुख्य प्रबंधक हूँ शिवालिक नगर ब्रांच। जो भारत सरकार के जो नियम आया था गुरुवार, उसके संदर्भ में आज से 23/5 से नोट एक्सचेंज का काम चालू हो गया है। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो घबराए नहीं, और आपके खाते में आप कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्सचेंज करना हो, चाहे आप उस शाखा के कस्टमर हो या उस बैंक के कस्टमर हो या ना हो, एक प्रणाली बनाई गई है जिसके तहत आप वहाँ जाएंगे, आप अपना डिटेल एंटर करेंगे और आप एक समय में 10 नोट से ज़्यादा एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में 10 नोट। मान लीजिए अगर आपको दोबारा 20,000 की रकम एक्सचेंज करनी है तो आप दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा आपको, तो वो फिर आपका दूसरा स्टांस माना जाएगा। और सरकार ने जो भी इसमें दिशा निर्देश दिए हैं, हम लोग उसको फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो विकलांग हैं या फिर महिलाएं हैं, उनके लिए हमने सेपरेट इंतजाम किया हुआ है। उनके लिए बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब कुछ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार सरकार ने
जो सफिशिएंट टाइम दिया है नोट एक्सचेंज करने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम पैनिक होकर एकदम लाइन लगा लें। आप अपने प्लान के हिसाब से आएँ, अपनी सुविधा के हिसाब से आएँ और अपना काम करवाएं। आबकारी महकमा शराब माफियाओं पर गुंडा एक्ट लगाने की कार्रवाई में जुट गया है और दरअसल आबकारी और पुलिस की कार्रवाई के बाद भी कई शराब माफिया शराब की तस्करी में लिप्त है और आबकारी अधिनियम में जमानती प्रावधान के चलते शराब माफियाओं को कार्रवाई के तुरंत बाद जमानत मिल जाती है और फिर से यह अवैध शराब की तस्करी में जुट जाते हैं, जिससे परेशान आबकारी महकमा अब इन पर गुंडा एक्ट की तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि ऐसे शराब माफिया जिन पर 3 बार से ज्यादा कार्रवाई हुई है और फिर भी यह अवैध तस्करी नहीं छोड़ रहे हैं, इनके खिलाफ आबकारी महकमा सूची तैयार कर जिलाधिकारी को भेज रहा है, जिसमें ऐसे शराब माफियाओं पर गुंडा एक्ट लगाने की सिफारिश की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग ने लगातार छापेमारी की है और ये प्राय देखा जा रहा है कि लोग आदतन उस अपराध को कर रहे हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उनके खिलाफ मुकदमे हुए और जमानती केस होने के कारण वो छोड़ जाते हैं। तो ये जो आदतन अपराधी हैं जो लगातार इसका काम कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई के और जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा मैं कि इनके खिलाफ जो है जो भी नियमों में गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो की जाए, ताकि ये जो है इस पे जो है डर उनके अंदर पैदा हो। ये डर न होने की वजह से बार बार जो है ये अलग अलग जगहों पर शराब बेचने की घटनाएं हो रही है। हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठन ने ट्री गार्ड हटाकर कई पेड़ों को मुफ्त कराने का अभियान कराया है। मायापुर क्षेत्र में कई सालों से जकड़े पेड़ों को लोहे के ट्री गार्ड काटकर आजाद कराया गया है। ग्रीन मैन विजयपाल बघेल की अगुवाई में वन विभाग और नगर निगम की टीम के साथ ही स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। हमने ना वृक्ष आजादी आंदोलन की आज शुरुआत की है। आज विश्व जैव विविधता दिवस है। हरिद्वार में हमको हजारों ऐसे पेड़ दिखाई दिए जो बहुत पुराने टाइम से उनके विकास में अवरोध पैदा हो रहा था। उन्हें पृथक कर उन्हें पुनर्जीवन देना, उनको जीवन दान देने का काम ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने शुरू किया और आज इसकी शुरुआत हुई है। हरिद्वार में आज मायापुर क्षेत्र से लगभग 16 ट्री गार्ड से हमने प्राचीन पेड़ों को मुक्त कराया है। पथरी क्षेत्र के टांडा भागमल गांव में खनन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर स्कूटी सवार शिक्षक की मौत हो गई और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए जोली ग्रांट हॉस्पिटल भेजा गया है। घटना से आक्रोशित महिलाओं ने मौके पर जमकर हंगामा किया और खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मौके पर कई थानों के पुलिस बल पहुंचे। शादी में डीजे पर गुजरवाला गाना बजाने को लेकर कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई और जिसमें 4 युवक घायल हो गए और एक युवक का हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। बता दें कि युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को लक्सर सीएचसी सेंटर लाया गया है, जहां 2 युवकों की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, किसी के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय किसान यूनियन क्रांति कोतवाली में बैठकर धरना प्रदर्शन करेगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। ये बुजुर्ग के लड़के थे, हमारे मेहमान नाच रहे थे, तो मैं नाचते नाचते डीजे में अमन नाम का वो कहने लगा ये गुजर वाला गाना चला दे। उस डीजे वाले भाई साहब ने चला दिया, कोई बात नहीं। उसने फिर कहा चला दे, फिर 10 मिनट के बाद वो चलाता रहा। उसने फिर वो धमका दिया था, तो उसने उसका लैपटॉप तो गेम चला रहा गाना मेरा। मान लिया जब एक फिर चला था, दोबारा कोई मतलब नहीं था उसका चलवाने का, तो उसने उसका लैपटॉप दोबारा फोड़ दिया और फिर उसका जो उनने गाड़ी का शीशे का मुक्का मार के उसका शीशा फोड़ दिया। देखिए
कदम तो जिस दिन हम उठावेंगे तो इन्हें भारी पड़ जाएगा। जिस दिन भारतीय किसान यूनियन क्रांति है राजनीतिक, ये सिर्फ हम तो ये चाह रहे भाई ये इन्हें न्याय मिल जाए और कानून पर हमारा पूरी तरह से विश्वास है। अगर इस विश्वास पर ये लोग जो पुलिस प्रशासन नहीं खरा उतरता तो थाने का घेराव भी होगा और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इनका वो नहीं है कि ये हमें न्याय ना दे सके। हमसे हम देना जाना तो छीनना भी जाना। मैं वहीं सड़क पर पड़ा था, मगर इनमें कोई झगड़ा ना हो जाए तो डीजे रहा था बज, तो एकदम वो लड़का आया, क्या नाम उसका, वो अमन, उसने आकाश, मैं तो डीजे वाले को धरो वो गुज्जर वाला गाना सुना दे। उसने मना कर दी, कहना मैं बता दे डीजे किसका, मेरा। तेरा तो खिड़की खोल, उनने खिड़की खोल ली, उसका लैपटॉप फोड़ दिया उन्होंने मुक्का मार का, एक शीशा फोड़ दिया उसका आगे का फ्रंट का, और वो मारपीटाई इनमें शुरू हुई। प्रदेश के 51 स्थानों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस से जुड़ी यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत मसूरी में शहर कांग्रेस के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई, जो गांधी चौक से माल रोड पैदल होते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर तक आई और जनता से जुड़ने का आह्वान करते हुए इसका सम्मान किया गया। और आपको बता दें कि वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को कांग्रेस से जोड़ना है। जैसा कि आपने पूर्व के अभी चुनाव में देखा, कर्नाटक चुनाव में, कि कांग्रेस ने किस तरह से बहुमत लेकर वहां पर सरकार बनाई, उसी से प्रेरित होकर हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिसको देखते हुए हरीश रावत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 51 जगहों पर कांग्रेस से जुड़े यात्रा निकली जाएगी, जिसका पहला पड़ाव हरिद्वार में था और दूसरा पड़ाव आज मसूरी से है और अभी 49 जगह और बाकी है जहां पर ये यात्रा निकाली जाएगी। और हरीश रावत जी का मानना और हमारा मानना है कि जब हम जनता के बीच, ये एक व्यक्ति जो 55 साल से कांग्रेस के माध्यम से समाज की सेवा में अग्रसर है, उसकी तरफ से एक प्रार्थना है लोगों से, आम लोगों से, कि आइए कांग्रेस से जुड़िए, कांग्रेस को शक्ति दीजिए। लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि उसके दोनों पहिए मजबूत रहें, दोनों वो मजबूत रहें, विपक्ष भी मजबूत रहे। और विपक्ष को यदि आप कमजोर करेंगे, इससे आपकी कठिनाइयां बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी। और विपक्ष को यदि ताकत देंगे तो इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगेगा। और उत्तराखंड के लोगों से हमारी अपील है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडित पर शहर के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, लेखकों के अलावा मैं बता दूं आपको कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की आपको बता दें लेखकों के साथ चर्चा की गई और साहित्यकारों ने यह भी कहा कि हरीश रावत की पुस्तक उत्तराखंड के धरातल और यहाँ के समाज, विकास, संस्कृति आदि से जुड़ी है। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं आज मसूरी आया हूँ और मैंने तय किया है कि मैं उत्तराखंड के सभी प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख लोगों के बीच में अपनी इस पुस्तक को इंट्रोड्यूस करूँगा कि आखिर उत्तराखंडियत है क्या। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि हम उत्तराखंडियत के चारों तरफ अपने विकास का, अपनी आगे की यात्रा का मॉडल खड़ा नहीं करेंगे तो हम एक स्टेरियोटाइप स्टेट के रूप में, ऐसे स्टेट के रूप में रह जाएंगे जिस स्टेट के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी। तो फिर छोटे राज्य बनाने का जो अर्थ था कि हर व्यक्ति को इन्वॉल्व किया जा सके और वो विकास का भागीदार बन सके, वो कल्पना सार्थक नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं उत्तराखंडियत क्या टेहरी के नरेंद्र नगर में होने जा रही 2 दिवसीय G20 सम्मेलन की दूसरी बैठक के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।
प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों की आय सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में वही गोट वॉली योजना के तहत विकासखंड हवलबाग में कवायद तेज कर दी गई है और जिसके अंतर्गत 100 किसानों को चिन्हित किया गया है और जिला योजना में पशुपालन विभाग को बजट आवंटित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गोट वैली स्कीम को लागू किया गया है, जिसके तहत जिन किसान के पास बकरी पालन की व्यवस्था है उन्हें जोड़ा गया है और साथ ही जिनके पास बकरी पालन की व्यवस्था नहीं है उनके लिए बकरी पालन करने के लिए बकरी बाड़ा बनाया गया है। गोट वैली स्कीम हमारी उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट करी है। तो इसमें हम डिस्ट्रिक्ट प्लान के माध्यम से हमने गोट्स को, जो हमारी बकरियों की यूनिट्स होते हैं, तो 2 या 3 यूनिट्स हम लाभार्थियों को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें हमने हवालबाग ब्लॉक को चूज करा है फिलहाल। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 100 से ऊपर लाभार्थियों को हम पहले ये गोट्स जितनी हो सके उतनी यूनिट्स हम दे पाए। हम कोशिश कर रहे हैं जिनके पास बकरी बाड़ा हमने बनवा रखा है उन्हीं को पहले बकरियां दे, क्योंकि उनके पास बकरी रखने की जगह होगी। और यदि ऐसे लोग हैं जिनके पास बकरी बाड़ा नहीं है या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी यूनिट्स कम है, तो पहले हम वो वाली फैसिलिटी उनको क्रिएट करेंगे। इसमें जितना भी पैसा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम लोग जिला योजना से जो बकरी का यूनिट्स होते हैं, जो हम एनिमल हस्बेंड्री के जो मद में रखते हैं, हम उसके थ्रू हम इनको प्रोवाइड कराएंगे। तो आशा करते हैं कि ऐसे पशुपालन को हम लोग और बढ़ावा दे पाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसका जब हम गोट वैली का प्रोजेक्ट हम लेकर आए उधर, तो उसका कन्वर्जेंस करा सके हम वेरियस एक्टिविटीज के, चाहे वो NRLM की हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर की हो, चाहे फिशरीज की हो, ताकि जो आय में वृद्धि है वो उनकी कंपाउंड हो। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।